नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने हमारी जो पिछली वीडियो क्लास है, उस पिछली वीडियो क्लास में हम पदार्थों को उनकी चुंबकीय प्रकृति के आधार पर 5 भागों में क्लासिफाइड किया और हमने देखा कि पदार्थ को उसके चुंबकीय प्रकृति के आधार पर या चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में क्लासिफाइड किया गया। अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक, मटेरियल, प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा है लोह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक, और प्रतिलोह चुंबकीय दैट मीन्स एंटी फेरो मैग्नेटिक, और अंत में और पांचवा है लघु लोह चुंबकीय जिसे अपन बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक। सब्सटेंसेस और मटेरियल। इस प्रकार पदार्थ को उसके चुंबकीय गुणों के आधार पर या चुंबकीय प्रकृति के आधार पर 5 भागों में क्लासिफाइड कर दिया गया है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय। हमने प्रति अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ लिया। अनुचुंबकीय मतलब ऐसे पदार्थ हैं जिनको बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को अपन अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थों का मतलब है कि अनुचुंबकीय पदार्थों में कोई न कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। और दूसरा है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब है ऐसे पदार्थ हैं जिनको बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यदि रखा जाए तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को अपन बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपन किसे कहेंगे? सैद्धांतिक तौर पर, सैद्धांतिक रूप से ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं यानी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ऐसे पदार्थों को अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में डायमैग्नेटिक पदार्थों की कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा है लोह चुंबकीय। इसके बारे में अपन ने पढ़ा और ये इन तीनों को समझाने के लिए लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय, इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए, इन तीनों की व्याख्या करने के लिए एक डोमेन का कंसेप्ट लिया गया है। डोमेन। और इस डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या चीज है। डोमेन जो है परमाणुओं का या अवयवी कणों का या कंपोनेंट पार्टिकल का एक ऐसा समूह है, परमाणुओं का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें प्रत्येक परमाणु या परमाणु का एक ऐसा समूह है जिसमें उपस्थित सभी परमाणुओं द्वारा उत्पन्न किया गया जो डायपोल मोमेंट है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, उस मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में हो। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल लिया था, जैसे अपन ने आयरन का एग्जांपल लिया। मैंने आपको यह बताया कि आयरन का जो एक एटम है, एक परमाणु है, इस एक परमाणु का जो बाहर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 3d6 4s2 यानी d में कितने इलेक्ट्रॉन है आयरन के पास? 6, और s में 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो है आपका 4s और ये हो गया 3d, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अपन d में इलेक्ट्रॉन भरें 1 2 3 4 5 और 6। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये s में अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन भरे। आयरन का जो एक परमाणु है उस एक परमाणु के पास 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन का जो एक परमाणु है वो प्रकृति में कैसा हो गया? अनुचुंबकीय हो गया। लेकिन आयरन का जो क्रिस्टल है, जब अपन आयरन क्रिस्टल लेते हैं, आयरन धातु लेते हैं, उसमें आयरन का एक परमाणु नहीं होता है, उसमें आयरन के असंख्य यानी अरबों खरबों की संख्या के अंदर परमाणु मौजूद होते हैं। इस एक परमाणु, ये एक परमाणु जो प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ यदि कोई है या कोई एटम, कोई अणु यदि अनुचुंबकीय है, इसका मतलब ये है कि उस अनुचुंबकीय पदार्थ का कोई न कोई मैग्नेटिक मोमेंट है यानी उसका कोई न कोई चुंबकीय आघूर्ण है। और चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। अपने पास आयरन का एक क्रिस्टल है, इस आयरन के क्रिस्टल में प्रत्येक आयरन परमाणु का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है।
क्योंकि प्रत्येक आयरन परमाणु के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। इस प्रकार प्रत्येक आयरन परमाणु का कोई न कोई मैग्नेटिक मोमेंट है, और मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो इसका कोई न कोई डायरेक्शन है। मान लेते हैं कि इस आयरन परमाणु का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो चुंबकीय आघूर्ण है, वो अपन ये मान लेते हैं कि इस दिशा में है, और अपन ये मानते हैं कि इस आयरन परमाणु का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी इस दिशा में है, इस आयरन परमाणु का मैग्नेटिक मोमेंट भी इस दिशा में है, इसका 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 इस दिशा में है। इस प्रकार इन सब के मैग्नेटिक मोमेंट जिगजैग डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस छोटे से क्रिस्टल में हम ये देख पा रहे हैं कि यह आयरन परमाणु 1, दूसरा यह आयरन परमाणु 2, तीसरा यह आयरन परमाणु 3। ये 3 आयरन परमाणु इस प्रकार के हैं, इन तीनों इस प्रकार के हैं कि तीनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट हैं, जो चुंबकीय आघूर्ण है, तीनों के एक ही दिशा में है। इसका मतलब इन तीनों के कारण या इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मोमेंट काम कर रहा है, इस दिशा में जो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो मैग्नेटिक मोमेंट इन तीनों के मैग्नेटिक मोमेंटों के सदिश योग के क्या है, बराबर है, या इन तीनों के योग के बराबर है। आगे बात समझ में। तो अब अपन इसी पूरे क्रिस्टल को अपन यूं दर्शा दें कि इस दिशा में एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट किया जा रहा है, और कितने आयरन परमाणुओं द्वारा? 3 आयरन परमाणुओं द्वारा। तो 3 आयरन परमाणुओं का एक ऐसा समूह है, 3 आयरन परमाणु का एक ऐसा ग्रुप बन गया जो इस दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। किसी क्रिस्टल में उपस्थित, किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह जो एक निश्चित दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है, ऐसे परमाणुओं के समूह को अपन नाम दे देते हैं डोमेन। आगे बात समझ में। तो डोमेन किसी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं का ऐसा समूह है, परमाणुओं, अणुओं या आयनों का, या फिर अपन यूं कह दें कि कंपोनेंट पार्टिकल्स का एक ऐसा ग्रुप है जो एक निश्चित दिशा के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करते हैं। परमाणुओं के इस समूह को, इस ग्रुप को अपन बोल देते हैं डोमेन। आगे बात समझ में। अब इस आयरन के क्रिस्टल में इस प्रकार के बहुत से डोमेन हैं। एक डोमेन ऐसा है जो इस दिशा में डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रहा है, एक डोमेन ऐसा है जो ऊपर की दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट लगा रहा है, एक डोमेन ऐसा है जो इस दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट लगा रहा है, एक डोमेन ऐसा है जो इस दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट लगा रहा है, एक डोमेन ऐसा है जो इस दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार असंख्य डोमेन हैं, लेकिन इन डोमेनों की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित है। ये जिगजैग डिस्ट्रीब्यूट हैं, इनकी पर्टिकुलर कोई दिशा नहीं है। कोई डोमेन इस दिशा में डायपोल लगा रहा है, कोई जो डोमेन है वो इस दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट लगा रहा है, किसी का इस दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट है, किसी का इस दिशा में, यानी ये अनियमित रूप से व्यवस्थित है। अब इसी डोमेन के बेस पर इन तीनों को समझाया गया, इन तीनों की व्याख्या की गई, लो चुंबकीय, प्रतिलो चुंबकीय और लघु लो चुंबकीय। हमने लो चुंबकीय के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि लो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उसमें जो जब तक अपन लो चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं, तब तक अपन इसको लो चुंबकीय नहीं कहेंगे। तब तक ये टुकड़ा कैसा है, अचुंबकीय, यानी इसमें कोई गुण नहीं है, न तो इसमें अनुचुंबकत्व का गुण है और न ही इसके अंदर प्रतिचुंबकत्व का गुण है। अब होता क्या है, लो चुंबकत्व का मतलब क्या है? लो चुंबकत्व का मतलब है कि ऐसे अचुंबकीय पदार्थ जिनको यदि अपन बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इनमें उपस्थित सभी डोमेन एक निश्चित निर्धारित दिशा में या एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। या फिर अपन सिंपल सीधे तौर पर समझे तो ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो खुद भी चुंबक बन जाते हैं, ऐसे पदार्थों को अपन बोलते हैं लो चुंबकीय पदार्थ।
और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी उनके चुंबकीय गुण खत्म नहीं होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी उनमें चुंबकत्व बना रहता है, ऐसे पदार्थों को अपन लो चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में रखते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया है कि ऐसे पदार्थ ऐसा क्यों होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबक बन जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद उनका चुंबकत्व खत्म नहीं होता है। इसे समझाने के लिए अपन डोमेन का सहारा लेते हैं। अपन ये कहते हैं कि लो चुंबकीय पदार्थ का जो अचुंबकीय टुकड़ा है, जब उस अचुंबकीय टुकड़े को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो रखते ही उसमें जो अनियमित रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड जो डोमेन है वो सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में अरेंज हो जाते हैं। जैसे अपने पास लोहे का एक अचुंबकीय टुकड़ा है, जैसे ही अपन ने यहाँ बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जैसे मैंने बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया, चुंबकीय क्षेत्र लगाते ही हुआ क्या कि सारे के सारे डोमेन एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर व्यवस्थित हो गए, सारे डोमेन यूं अरेंज हो गए। ये सारे डोमेन हैं, ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए। चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद ये अरेंजमेंट हो गया डोमेन का, सारे डोमेन एक ही दिशा में अरेंज हो गए और ऊपर की मानो कि इस दिशा के अंदर परिणामी जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो लगा रहे हैं। यानी डोमेनों ने एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को निरस्त नहीं किया बल्कि एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जब हमने बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया तो हटाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड तो हमने हटा दिया लेकिन डोमेन का ये जो अरेंजमेंट है ये नहीं बदला। ये जैसा मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने के बाद भी ये वैसा का वैसा ही बना रहा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के दौरान ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा था और जब अपन ने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो भी डोमेन की व्यवस्था बनी रही। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने के बाद भी ये पदार्थ चुंबक की तरह काम करने लग गया। तो लो चुंबकीय पदार्थ का मतलब है कि ऐसे पदार्थ जिनको बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इनमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने के बाद भी इनमें चुंबकत्व का गुण बना रहता है। ऐसे पदार्थों को अपन लो चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। इसका कारण है कि पदार्थ का जो चुंबकीय टुकड़ा है उसमें उपस्थित डोमेन चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक ही दिशा में अरेंज हो जाते हैं। इसमें अपन ने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, गैडोलिनियम है, नियोडाइमियम है, क्रोमियम ऑक्साइड जैसे कुछ एग्जाम्पल अपन ने पढ़े थे। ये सारे के सारे क्रिस्टल यानी सारे के सारे पदार्थ लो चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में रखे गए हैं। दूसरा है प्रतिचुंबकीय यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसी को भी अपन डोमेन से एक्सप्लेन करेंगे। शुरू के अंदर प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वो भी होते हैं अचुंबकीय। अचुंबकीय का मतलब है इसके अंदर भी जो डोमेन होते हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित हैं। जैसे कि ये, अब ये जो टुकड़ा है वो ये जो टुकड़ा मैंने यहां दिखा रखा है डायग्राम में, ये एक अचुंबकीय टुकड़ा है। अब ये प्रतिचुंबकीय होगा कि लो चुंबकीय होगा कि लघु लो चुंबकीय होगा, ये डिपेंड करता है कि बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसके डोमेन है उनकी व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी। अगर सारे डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तो हम पदार्थ को बोलते हैं लो चुंबकीय। अगर ऐसा हो जाए कि जितने भी डोमेन है क्रिस्टल के अंदर उनमें से आधे डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यानी आधे डोमेन एक दिशा में और बाकी शेष बचे आधे डोमेन विपरीत दिशा में अरेंज हो जाएं, ऐसे पदार्थों को अपन बोलेंगे प्रतिलो चुंबकीय। जैसे अपन यहां देखें, अगर अपन बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें अपने इस अचुंबकीय टुकड़े को और यदि ये डोमेन इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएं कि इनमें से जैसे मान लो अपने पास कितने डोमेन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, एक और मान ले अपन, एक डोमेन और है मान लेते हैं, ये इस प्रकार से कुल 8 डोमेन। अब जैसे ही अपन ने इस अचुंबकीय टुकड़े को अचुंबकीय क्रिस्टल को जैसे ही बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही ये जो डोमेन है इनमें से आधे डोमेन ऐसे हुए। जब अपन पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद अपने को ये डिसाइड करना होता है कि पदार्थ लो चुंबकीय है कि प्रतिलो चुंबकीय है कि लघु लो चुंबकीय है।
यदि पदार्थ के चुंबकीय टुकड़े को यदि अपन बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसके सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तो पदार्थ, ऐसे पदार्थ को अपन बोलेंगे उलह चुंबकीय पदार्थ। यदि ऐसा हो जाए कि पदार्थ के या क्रिस्टल के चुंबकीय टुकड़े के अंदर जितने भी डोमेन हैं और यदि उस पदार्थ के चुंबकीय टुकड़े को अपन चुंबकीय क्षेत्र में रख दें बाहर वाले में, और ऐसा हो जाए कि उनमें से क्रिस्टल में उपस्थित, क्रिस्टल के चुंबकीय टुकड़े में उपस्थित आधे डोमेन तो एक दिशा में और आधे डोमेन उस दिशा के विपरीत व्यवस्थित हो जाएं। जैसे अपने पास ये एक चुंबकीय टुकड़ा है जिसमें मान ले अपन 8 डोमेन अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जैसे ही अपन ने इस चुंबकीय टुकड़े को बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही ऐसा हो गया कि आधे डोमेन तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 1 2, मैं डोमेन को सीधे तीर के निशान से बना रहा हूं, 3 4, ये 4 डोमेन तो ऐसे हैं जो एक दिशा में व्यवस्थित हो गए। बाकी जो 4 डोमेन बच गए वो इस दिशा के विपरीत व्यवस्थित हो गए। इस प्रकार 4 डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और 4 डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत व्यवस्थित हो गए। कहने का मतलब ये है कि जितने भी डोमेन थे उनमें से आधे डोमेन एक दिशा में और शेष आधे डोमेन उसके विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो गए। इसका मतलब सभी डोमेन है उन्होंने इस प्रकार का अरेंजमेंट कर दिया कि वो मिलकर के एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और परिणामी जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर भी परिणामी मैग्नेटिक मोमेंट का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना, 0 हो जाता है। यानी इसने इसको कैंसिल कर दिया, इस डोमेन ने इस डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट को खत्म कर दिया, इस डोमेन ने इसको खत्म कर दिया, इस डोमेन ने इसके मैग्नेटिक मोमेंट को और इस डोमेन ने इसके मैग्नेटिक मोमेंट को खत्म कर दिया। यानी डोमेन थे इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए कि सभी डोमेन्स हैं उन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको निरस्त कर दिया और परिणामी मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे पदार्थों को अपन कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक यानी प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिलोम चुंबकीय का मतलब क्या हो गया, प्रतिलोम चुंबकीय का मतलब है किसी पदार्थ के चुंबकीय टुकड़े को जब अपन बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद उसमें उपस्थित सभी डोमेन हैं उनमें से आधे डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और आधे डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत व्यवस्थित हो जाएं। तो इस प्रकार के पदार्थों को अपन बोलते हैं प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थ। और प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थों के लिए जो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तीसरा है लघु लोह चुंबकीय यानी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। फेरी मैग्नेटिक का मतलब है कि पदार्थ के चुंबकीय टुकड़े को जैसे अपन बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जैसे अपने पास 8 डोमेन है यहाँ पर, तो उनमें से होते तो अपोजिट डायरेक्शन में है, कुछ डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और कुछ डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत व्यवस्थित होते हैं। जैसा प्रतिलोम चुंबकीय में देखा होता वैसा ही है, लेकिन प्रतिलोम चुंबकीय में तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत अरेंज होने वाले जो डोमेन है उनकी संख्या बराबर रहती है। लेकिन लघु लोह चुंबकीय में ऐसा नहीं है। लघु लोह चुंबकीय में क्या है, चुंबकीय टुकड़े को जैसे ही अपन बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अपोजिट अरेंज होते हैं, लेकिन अरेंज होने वाले डोमेन्स की संख्या का अंतर होता है। जैसे अपने पास 8 डोमेन है कुल, अब 8 में से यूं मान ले अपन कि 5 डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो गए, 5 डोमेन तो हो गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बच गए कितने, 3, वो 3 हो गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत। अब इस डोमेन ने इस डोमेन के चुंबकीय क्षेत्र को खत्म कर दिया, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को खत्म कर दिया, इस डोमेन ने इसके मैग्नेटिक मोमेंट को खत्म कर दिया, इस डोमेन ने इस डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट को खत्म कर दिया, लेकिन अब भी ऊपर की डायरेक्शन में या फिर यूं कहें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कहीं ना कहीं कोई न कोई मैग्नेटिक मोमेंट बचा हुआ है। तो यहाँ लघु लोह चुंबकीय का मतलब है, लघु का मतलब थोड़ा सा, तो यहाँ कोई न कोई मैग्नेटिक मोमेंट बचा रह जाता है। जो डोमेन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के व्यवस्थित तो होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत व्यवस्थित होते हैं, लेकिन
सारे डोमेन यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत व्यवस्थित होने वाले डोमेन की संख्या कम ज्यादा होती है। जैसे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 5 और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत 3 अरेंज हो पाए, इसलिए कुल परिणामी रूप से 2 डोमेन ऐसे बच गए जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर ही डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का मान 0 नहीं होगा, कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट बचा हुआ है, थोड़ा बचा हुआ है लेकिन बचा हुआ जरूर है। तो ऐसे पदार्थ जिनके अचुंबकीय टुकड़े को बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसमें उपस्थित जो डोमेन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत व्यवस्थित हो, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत व्यवस्थित होने वाले डोमेन्स की जो संख्या है वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो, ऐसे पदार्थों को अपन बोलते हैं लघु लो चुंबकीय पदार्थ। अब एग्जाम में लो चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिलो चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय ऐसे पदार्थों के बारे में पूछते तो हैं ही, साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि लो चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल बताइए या लघु लो चुंबकीय पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल बताइए, या अनुचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल बताइए। इस प्रकार के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल है, 1-2 एग्जाम्पल आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए या 1-2 एग्जाम्पल आपकी याद रहने चाहिए कि यह पदार्थ अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। अनुचुंबकीय में अनुचुंबकीय पदार्थों के अगर एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे ऑक्सीजन है, कॉपर +2 है, Fe+3 है, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे पदार्थों को अपन अनुचुंबकीय की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, जैसे H2O, जैसे NaCl, जैसे बेंजीन C6H6 etc। और भी बहुत से पदार्थ हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं सारे के सारे। ऐसे सभी पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेड फॉर्म में है, युग्मित अवस्था में है, उन पदार्थों को अपन प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तीसरा है, तीसरी कैटेगरी अपने पास लोह चुंबकीय। लो चुंबकीय में भी अपन ने एग्जाम्पल देखे, ऐसे पदार्थ, इन लो चुंबकीय पदार्थों का उपयोग अपन कहाँ करते हैं, इनका उपयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने में, स्थायी चुंबक के निर्माण में। विद्युत क्रैंक के निर्माण में भी अपन लोहे के उपयोग को पढ़ते हैं। लो चुंबकीय पदार्थों में अपन ने पढ़ा आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, गैडोलिनियम है, नियोडाइमियम है, क्रोमियम ऑक्साइड जैसे पदार्थ हैं, इनका उपयोग लो चुंबकीय पदार्थों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अगली कैटेगरी है अपनी प्रतिलो चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में मैग्नीज के ऑक्साइडों को पढ़ा जाता है, जैसे MnO, MnO2, Mn2O3। मैग्नीज के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, प्रतिलो चुंबकीय कैटेगरी की होती है। और अंतिम और 5वीं कैटेगरी अपनी लघु लो चुंबकीय। लघु लोह चुंबकीय यानी फेरी मैग्नेटिक। इसमें पढ़ते हैं जैसे Fe3O4 मैग्नेटाइट, इसे अपन बोलते हैं मैग्नेटाइट। इसके अलावा मैग्नीशियम फेराइट MgFe2O4, इसके अलावा कॉपर फेराइट Fe2O4, इसके अलावा जिंक फेराइट ZnFe2O4। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनका अपन यानी मैग्नीशियम फेराइट, कॉपर फेराइट और जिंक फेराइट, इन पदार्थों को उपयोग किसके रूप में या किसके, इन क्रिस्टलों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, फेरी मैग्नेटिक यानी लघु लो चुंबकीय पदार्थों के रूप में की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार पदार्थ को चुंबकीय प्रकृति के आधार पर 5 भागों में क्लासिफाइड किया गया, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, प्रतिलो चुंबकीय और लघु लो चुंबकीय। तो इनसे भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है और विशेष रूप से अपने को इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये कंपटीशन एग्जाम, जो कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम्स है उनके लिए भी ये जो चुंबकीय प्रकृति के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी इससे कोई न कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब
ये हो गया अपना चुंबकीय प्रकृति के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण या ठोस पदार्थों की चुंबकीय प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण। अब अगला और जो अंतिम टॉपिक है अपना चैप्टर का वो है परावैद्युतता। अगला टॉपिक है अपना परावैद्युतता, विद्युतता, यानी अपन इसे बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो फायर है PYR, ये फायर एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है फायर। फायर का मतलब ताप। परावैद्युतता का मतलब है सीधा सीधा ताप के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली वैद्युतता। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको गर्म किया जाए, कुछ ऐसे क्रिस्टल हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ हैं हमारे पास, उनको गर्म किया जाए तो गर्म करने पर उसमें उपस्थित जो कंपोनेंट पार्टिकल हैं या उसमें उपस्थित जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, उन फंडामेंटल पार्टिकल्स या कंपोनेंट पार्टिकल्स के अंदर गति होती है, वो अपनी व्यवस्था बदलते हैं। क्योंकि अपने को पता है कि तापमान बढ़ाने से जो कण है, फंडामेंटल पार्टिकल, उनको एनर्जी मिल जाती है और जब उनको एनर्जी मिल जाती है तो वो एनर्जी पा करके क्रिस्टल में यदि जगह है तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसपोर्शन करते हैं, गति करते हैं। परावैद्युतता का मतलब है ताप के प्रभाव से उत्पन्न वैद्युतता। परावैद्युतता को अपन यदि एक्सप्लेन करेंगे तो अपन क्या कहेंगे, ताप के प्रभाव से उत्पन्न वैद्युतता या ताप के प्रभाव से उत्पन्न वोल्टता, इसी को अपन कहते हैं ताप वैद्युतता। अब एक तो है परावैद्युतता और एक है ताप वैद्युतता। दोनों में कंफ्यूजन होता है कि है तो दोनों ही ताप के प्रभाव से उत्पन्न वोल्टता। अब दोनों में कंफ्यूजन है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में बेसिक मूलभूत अंतर ये है कि परावैद्युतता के अंतर्गत होता क्या है। परावैद्युतता में हम संपूर्ण क्रिस्टल है हमारे पास, इस पूरे क्रिस्टल को ही गर्म किया जाता है, इस पूरे क्रिस्टल के तापमान को परिवर्तित किया जाता है एक साथ। तापमान परिवर्तित करने से क्रिस्टल की जो ध्रुवणता है वो परिवर्तित होती है, और जब क्रिस्टल की ध्रुवणता परिवर्तित हो, ध्रुवणता का मतलब क्रिस्टल में उपस्थित जो कंपोनेंट पार्टिकल है वो ट्रांसपोर्शन गति करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरण के कारण इस प्रकार का होता है कि क्रिस्टल के एक सिरे पर प्लस चार्ज आ जाता है और क्रिस्टल के दूसरे सिरे पर माइनस चार्ज, पोलैरिटी चेंज होता है। ध्रुवणता परिवर्तन के कारण क्रिस्टल के ऊपर एक वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, उसी वोल्टता का नाम है परावैद्युतता। ताप विद्युतता क्या है? ताप विद्युतता में भी तापमान के कारण उत्पन्न वोल्टता है ये, लेकिन परावैद्युतता और ताप विद्युतता में अंतर क्या है? ताप विद्युतता का मतलब है यहाँ हम संपूर्ण क्रिस्टल के ताप में परिवर्तन करते हैं, पूरे क्रिस्टल के तापमान को बढ़ाया जाता है या उसके तापमान को कम किया जाता है। तापमान परिवर्तन के कारण क्रिस्टल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो परिवर्तित हो जाती है, यानी क्रिस्टल की ध्रुवणता बदलती है, और ध्रुवणता परिवर्तन के कारण क्रिस्टल के ऊपर वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, उस वोल्टता का नाम है परावैद्युतता। ताप विद्युतता क्या है? ताप विद्युतता में क्या किया जाता है, क्रिस्टल है अपने पास, ये क्रिस्टलीय पदार्थ है, इस क्रिस्टलीय पदार्थ के एक सिरे का जो ताप है वो तो रखते हैं उच्च, और दूसरे सिरे का ताप है वो रखते हैं निम्न। या फिर अपन यूं कहें, क्रिस्टल के एक सिरे को गर्म किया जाता है। जब क्रिस्टल के एक सिरे को अपन गर्म करते हैं तो क्रिस्टल के इस सिरे और इस सिरे के बीच में तापांतर उत्पन्न हो गया, दोनों सिरों के बीच क्या क्रिएट हो गया, तापांतर आ गया। इस तापांतर के कारण ताप का अंतर हो गया, तो जिस सिरे के अणुओं को ताप मिल गया, जिस सिरे के कंपोनेंट पार्टिकल को ऊर्जा मिल गई, वो ऊर्जा पा करके दूसरे सिरे की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। तो आवेश का अनियमित वही ध्रुवणता परिवर्तित होती है, क्रिस्टल के एक सिरे पर प्लस चार्ज एकत्रित हो जाता है, क्रिस्टल के दूसरे सिरे पर माइनस चार्ज एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार क्रिस्टल के एक सिरा उच्च विभव पर और एक सिरा निम्न विभव पर
तो जैसे ही अपन तापमान में अंतर करते हैं, तापमान अंतर जितनी देर तक अपन तापमान अंतर रखेंगे उतनी समय तक क्रिस्टल के सिरों के बीच में विभवांतर भी बना रहेगा, तो विभवांतर भी बना रहेगा। और जब अपने को पता है कि एक चालक की एक सिरा उच्च विभव पर, एक सिरा निम्न विभव पर है, तो क्रिस्टल के सिरों के बीच में कोई न कोई वोल्टता उत्पन्न हो जाती है और क्रिस्टल में कोई न कोई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसी वोल्टता को अपन बोलते हैं ताप विद्युतता। तो ताप विद्युतता और पराविद्युतता का अंतर यह है कि पराविद्युतता में संपूर्ण क्रिस्टल को एक साथ गर्म किया जाता है, एक साथ उसके तापमान को बढ़ाया जाता है या फिर उसके तापमान को कम किया जाता है। इस प्रकार तापमान परिवर्तन के कारण क्रिस्टल की ध्रुवणता बदलती है और ध्रुवणता बदलने के कारण क्रिस्टल के ऊपर कोई न कोई अस्थायी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। इसी वोल्टता का नाम है पराविद्युतता। और तापांतर के कारण एक क्रिस्टल के एक सिरे को गर्म रखा जाता है और एक सिरे को ठंडा रखा जाता है। तापांतर के कारण क्रिस्टल की ध्रुवणता बदलती है और क्रिस्टल के सिरों के बीच कोई न कोई वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। इस अस्थायी वोल्टता को अपन बोलते हैं ताप विद्युतता। तो दोनों है ताप के प्रभाव से उत्पन्न वोल्टता, लेकिन दोनों में पराविद्युतता में संपूर्ण क्रिस्टल के तापमान को परिवर्तित किया जाता है जिससे पूरा क्रिस्टल ही बदल जाता है, जबकि यहाँ संपूर्ण क्रिस्टल को नहीं गर्म किया जाता है। क्रिस्टल के केवल एक पार्ट विशेष को यानी एक सिरे को गर्म करते हैं और दोनों सिरों के बीच तापांतर रखा जाता है। तो इस प्रकार दोनों ही ताप के प्रभाव से उत्पन्न वोल्टता है। और पराविद्युत पदार्थों के जो एग्जाम्पल है वो विशेष तौर पर अपन पढ़ते हैं, जैसे गैलियम नाइट्राइड है, सीजियम नाइट्रेट। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, सीजियम नाइट्रेट है, इसके अलावा लिथियम जो टेंथलेट है उसका उपयोग भी पराविद्युतता के रूप में किया जाता है, पराविद्युत पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसके अलावा एक टर्म और आती है दाब विद्युतता। दाब विद्युतता इसे अपन बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। दाब समझ गए अपन, दाब के प्रभाव से उत्पन्न वोल्टता है। जब अपन किसी ठोस पदार्थ को, ऐसे क्रिस्टल ठोस पदार्थ जिनको अपन यदि अपन दबाने से क्रिस्टल में उपस्थित जो अवयवीकरण है वो गति ऊर्जा के बजाय गति करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। गति के कारण क्रिस्टल की पोलैरिटी चेंज होती है, क्रिस्टल की ध्रुवणता बदलती है। क्रिस्टल के एक सिरे पर धनावेश एकत्रित हो जाता है, दूसरे सिरे पर ऋणावेश एकत्रित हो जाता है। जैसे ही क्रिस्टल में आवेश का वितरण होता है वैसे ही क्रिस्टल के सिरों के बीच में विभवांतर हो जाता है और विभवांतर के फलस्वरूप क्रिस्टल में वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। दाब के प्रभाव से उत्पन्न वोल्टता को अपन कहते हैं दाब विद्युतता। यानी एक ऐसा क्रिस्टल है हमारे पास और यदि अपन ने इसके एक सिरे पर इलेक्ट्रोड जोड़ दिया, इसके इस सिरे पर भी अपन ने इलेक्ट्रोड जोड़ दिया, इस इलेक्ट्रोड के एक सिरे को वोल्टमीटर से जोड़ दिया। अब जैसे अपन इस क्रिस्टल को दबाएंगे, इस क्रिस्टल को जैसे दबाएंगे वोल्टमीटर की जो घड़ी है, वोल्टमीटर की जो रीडिंग वाली सुई है वो हिलने लग जाएगी। इसका मतलब जैसे अपन ने इसको दबाया, दबाते ही इसकी ध्रुवणता चेंज हुई और ध्रुवणता परिवर्तन के कारण इस क्रिस्टल में आवेश का वितरण हो गया, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। आवेश वितरण के कारण क्रिस्टल के सिरों के बीच वोल्टता उत्पन्न हुई, उसी वोल्टता को इस वोल्टमीटर ने दिखा दिया। तो जैसे अपन क्रिस्टल पर दाब लगाएंगे या क्रिस्टल को अपन छोड़ेंगे, तो जैसे ही क्रिस्टल के अंदर दाब लगाया जाता है, दाब परिवर्तन के कारण क्रिस्टल की ध्रुवणता बदलती है और क्रिस्टल में जैसे ही ध्रुवणता परिवर्तन होगा, ध्रुवणता परिवर्तन के कारण क्रिस्टल के सिरों के बीच में वोल्टता उत्पन्न हो जाएगी। उसी वोल्टता को अपन क्या बोल देते हैं, दाब विद्युतता। तो ये कुछ पदार्थ हैं दाब विद्युतता के रूप में। अगर अपन काम में लें कुछ पदार्थों का, तो जैसे अपन जो सिलिका है, अपनी क्वार्ट्ज, सिलिका का जो एक ग्रुप है क्वार्ट्ज, ये दाब विद्युत पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। हमारी जो हड्डियां हैं जिन्हें अपन अस्थि बोलते हैं वो भी दाब विद्युत पदार्थों की तरह व्यवहार करती हैं। डीएनए है वो भी एक दाब विद्युत पदार्थ है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन है वो भी दाब विद्युत पदार्थों के रूप में। इसका जो बेसिक डेली लाइफ में अगर उपयोग करते हैं अपन दाब विद्युत पदार्थ का, तो अपना जो घर का जो गैस का लाइटर होता है वो उसके अंदर एक दाब विद्युत पदार्थ लगा होता है। जैसे अपन दबाते हैं पीछे से, अपन उसको फोर्स लगाते हैं, उसको अपन दबाते हैं, तो जैसे ही दबाते ही उसकी ध्रुवणता परिवर्तित हो जाती है और लाइटर का जो सिरा है उसके ऊपर एक चिंगारी सी दिखाई देती है अपने को, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो दाब के प्रभाव से उत्पन्न जो वोल्टता है उस वोल्टता को अपन बोलते हैं दाब विद्युतता। तो ये हो गए अपने पराविद्युतता, ताप विद्युतता और दाब विद्युत पदार्थों के बारे में। इनकी डेफिनेशन, इनके एक एक दो एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं। अपना जो चैप्टर है उसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है जो अपन अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे, रिक्तिका के बारे में। वर्ड्स क्या है,
इनके बारे में ये 1-2 मिनट या 5-10 मिनट की क्लास है, वो अपन अगली वीडियो क्लास में रिक्तिका वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर अब अगली वीडियो क्लास में अपन इसके जो क्वेश्चन हैं, इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो हैंडल करेंगे। तो आपसे मेरा ये आग्रह है कि न्यूमेरिकल करने से पहले आप पूरा का पूरा चैप्टर उस चैप्टर को पढ़िए, और आपकी जो भी समस्या है, जो बात आपके समझ में नहीं है, कहीं से भी चैप्टर के किसी भी भाग से आपने जो कुछ भी लिखा है, आपके नोट्स पढ़िए आप, उसमें से कहीं से भी कोई भी बात यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे लिख के भेजिए। मैं अगली वीडियो क्लास में आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। आई होप कि आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और अगली जो वीडियो क्लास है उस अगली वीडियो क्लास में अपन रिक्तिका के बारे में पढ़ेंगे और अपने जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।